I do dimly perceive that whilst everything around me is ever changing, ever dying, there is underlying all that change a living power that is changeless, that holds all together, that creates, dissolves, and recreates. That informing power or spirit is God, and since nothing else that I see merely through the senses can or will persist, He alone is. And is this power benevolent or malevolent? I see it as purely benevolent, for I can see that in the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Hence I gather that God is life, truth, light. He is love. He is the supreme good. वैष्णव जन तो तेन कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नो याने रे वैष्णव जन दो। 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म एक मोध बनिया व्यापारी परिवार में हुआ। इनका परिवार विष्णु भगवान का उपासक था। विष्णु भगवान भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार जीवनदायक और प्यार के देवता माने जाते हैं। गांधी परिवार ने गुजरात देश के पोरबंदर नामक स्थान पर एक महत्वपूर्ण राजनैतिक भूमिका निभाई है। आपके दादाजी और पिताजी करमचंद राज दरबार के दीवान थे, एक प्रकार के महामंत्री। पितामह और पिताश्री दोनों ही अपने उसूलों के पक्के और सत्य के अनुगामी थे। आप अपनी सत्य बोल पाने की ताकत के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि आपका गुस्सा और कोमल स्वभाव दोनों ही जाना माना था। आपकी माता पुतलीबा अपने बेटे मोहनदास के बारे में कहती थीं कि ये एक धार्मिक महात्मा है। आप स्वयं भी एक सुदृढ़ महिला थीं, जो अत्यंत संतुलित जीवन यापन करती थीं। धर्म में उनके अटूट विश्वास तथा उपवास रखने की परिपाटी से प्रभावित होकर ही महात्मा गांधी ने अनशन को अपने जीवन में अपनाया था। 1876 में गांधी परिवार राजकोट आ गया। मोहनदास 7 साल की उम्र में स्कूल में भर्ती हुए। 12 वर्षीय स्कूल का जीवन आपने मध्यम श्रेणी से ही समाप्त किया। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान आप में आत्मसम्मान की भावना परिपक्व हुई तथा अच्छे और बुरे का भेदभाव पैदा हुआ। इस संदर्भ में आपसे कोई गलती ना हो, इसके लिए आप सदा सचेत रहे। राजा हरिश्चंद्र तथा श्रवण कुमार के नाटकों से आप अत्यंत प्रभावित हुए, जहां अंधे माँ बाप के लिए पुत्र के त्याग का वर्णन है। शाश्वत सत्य की खोज और उस पर विश्वास ही इन नाटकों का विषय है। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद 13 साल की उम्र में गांधी जी काठियावाड़ आ गए और यहीं पर पोरबंदर की कस्तूरबा नकांजी कन्या से उन्हें ब्याह दिया गया। ये दोनों एक ही उम्र के थे। स्कूली पढ़ाई के बाद गांधी जी औषधि विज्ञान का अध्ययन करना चाहते थे। धार्मिक कारणों से घर वालों ने इसका विरोध किया। उनकी जाति मांस काटने की अनुमति नहीं देती। इस प्रकार आपने इंग्लैंड में वकालत पढ़ने का निर्णय लिया। आपने अपनी मां को यह वचन दिया कि आप मांस भक्षण नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे तथा पर स्त्री से दूर रहेंगे। फिर भी उनकी जाति के वृद्धजनों ने उन्हें जाति से बाहर कर दिया, क्योंकि इनकी जाति में काला सागर, जो नाम उन्होंने अरब सागर को दिया है, पार करना वर्जित है। लंदन में गांधी जी पहले तो अंग्रेजों की तरह रहने में प्रयत्नशील रहे, किंतु शीघ्र ही आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसे त्याग दिया। इससे पढ़ाई प्रारंभ होने के बाद जो पैसा बचता था, उससे वे पुस्तकें खरीदते थे। पुस्तकों के अध्ययन में आपका बड़ा मन लगता था। रोमन कानून को पढ़ पाने के लिए आपने लैटिन भाषा का अध्ययन किया। आप एक कमरे के मकान में रहते थे और अपना खाना अपने आप पकाते थे। आप शाकाहारी संस्था के सदस्य भी बने। इस संस्था में आपकी मुलाकात बड़े ही रोचक व्यक्तियों से हुई,
जिससे उन्हें अपनी भारतीयता का पुनः ज्ञान हुआ। इस प्रकार पहली बार आपने भगवत गीता का अध्ययन किया, जिससे उन्हें आत्मबोध मिला। गीता के अध्ययन द्वारा आपने जाना कि त्याग और तपस्या ही धर्म का सर्वोच्च शिखर हैं। इस प्रकार भगवत गीता गांधी जी के जीवन की विशेष पुस्तक बन गई, जिससे उन्हें सत्य की पहचान और सत्य का मार्ग मिला। आशा और विश्वास की पुस्तिका गीता ने उनका मार्गदर्शन किया। आप शाकाहारी संस्था के सचिव चुने गए और आपने भारतीय भोजन तथा आचार विचार पर रचनाएं लिखना और उनको छपवाना शुरू किया। जून 1891 में 21 साल की अवस्था में आपने अपना अध्ययन सफलतापूर्वक समाप्त किया और आपको अंग्रेजी कानून के बैरिस्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया गया। भारत लौटने की सारी खुशियां मुंबई में मिले मां की मृत्यु के दुखद समाचार में विलीन हो गईं। जाति से बहिष्कृत हो जाने के कारण आपको प्रायश्चित करना पड़ा तथा जब आपने रुपयों से दंड का भुगतान किया, तब कहीं जाकर इनके जाति वालों ने इन्हें बराबर का स्थान और सम्मान दिया। भारत में आप अधिक समय तक नहीं रह सके, क्योंकि सन 1893 में एक हिंदुस्तानी व्यापारी की वकालत करने के लिए आपको दक्षिणी अफ्रीका का आमंत्रण मिला। डरबन पहुंचने पर आपको जाति भेद और रंग भेद का कड़वा अनुभव हुआ। आपको अपमान और शारीरिक यातना का सामना करना पड़ा। इस प्रकार का अपमान और यातनाओं का सामना ब्रिटिश साम्राज्य में भारतवासियों को अक्सर करना पड़ता था, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में कुली कहकर पुकारा जाता था। हिंदुस्तानी व्यापारी की वकालत के केस में आप दोनों पक्षों के बीच न्याय करवा पाए। महात्मा गांधी के विदाई समारोह के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में जब आपको मालूम हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को और भी कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, तो आपने कुछ समय वहीं रहने का निश्चय किया, ताकि अपने देशवासियों की समस्याओं के समाधान का उपाय कर सकें। आत्मसम्मान को बनाए रखने तथा रंग भेद की नीति को समाप्त करने का अभियान यहीं से शुरू हुआ। अपने कुछ साथियों के साथ आपने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कुछ महीनों में इस संस्था के कार्यकलापों का लेखा जोखा तैयार किया गया। गांधी जी का सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यह पहला अनुभव था। आपके प्रारंभिक राजनैतिक लेखों में दक्षिण अफ्रीकावासी भारतीयों की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। आपके भाषणों का भी यही विषय था। प्रथम भारतीय वकील होने के नाते गांधी जी को कठिन परिश्रम करना पड़ा। आपको अपने मानसिक विकास के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता था। आपने हिंदू धर्म तथा अन्य धर्मों पर आधारित कई पुस्तकों का अध्ययन किया। टॉल्स्टॉय की अनेक रचनाओं को आपने पढ़ा तथा इस संदर्भ में उनसे पत्र व्यवहार भी किया। औषधि विज्ञान के अपने अध्ययन को आपने गहराया तथा अनेकानेक प्रकार से उसका प्रयोग भी किया। सन 1899 के बुरेन के युद्ध में गांधी जी ने एक सेवा दल तैयार किया, जो युद्ध की सीमा पर पूरे 1 महीने तक कार्यरत रहा। अपने चौथे पुत्र के जन्म पर आपने धाय का काम किया। समाज सेवा की आपकी इच्छा दिन पर दिन बलवती होती जा रही थी। आपने अपना रहन सहन भी एक समाज सेवी का कर डाला। भगवत गीता के सिद्धांतों को कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है और सभी को समानाधिकार है, आपने अपनाया। उसी क्षण से योग की शिक्षाओं के अनुसार जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया। आपने अपने सभी अधिकारों को त्याग दिया और अपनी सारी आमदनी समाज को समर्पित कर दी। अपने शरीर की सफाई के लिए आपने प्राकृतिक चिकित्सा का पालन करना प्रारंभ कर दिया। इसे आप आत्म प्रक्षालन भी कहते थे। आपने दवाइयों का बहिष्कार किया। उपवास तथा आहार के विभिन्न स्वरूपों पर आप प्रयोग करने लगे। आप मिट्टी और पानी से किए गए उपचारों में विश्वास करने लगे तथा स्वास्थ्य लाभ में काली मिट्टी के प्रयोग का ज्ञान प्राप्त किया। इसी शताब्दी के अंत में आपने एक पुस्तक गाइड टू हेल्थ के नाम से लिखी, जिसमें आपने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों का उल्लेख किया है। इस पुस्तक की गिनती आपकी सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में की जाती है। सार्वजनिक कार्यों की प्रचुरता से अपना एक अखबार निकालना संभव हो पाया, जिससे दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले साधारण भारतीयों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकी। जून 1903 से साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में प्रकाशित होता रहा। अपनी एक रेल यात्रा के दौरान गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को पढ़ा, जिससे वे
अत्यंत प्रभावित हुए। तुरंत ही इन सिद्धांतों का पालन रोजमर्रा के जीवन में करने का निर्णय लिया। इस प्रकार 1904 में फोनिक्स गांव का जन्म हुआ, एक संगठित गांव जहां रहने के नियमों का कठोरता से पालन करना आवश्यक था। इस गांव में रहने वाले स्वावलंबी, आत्मनिर्भर थे। इन्होंने अपनी आवश्यकताओं को बहुत सीमित कर दिया था। 1906 में जब जुलू रिबेलियन की स्थापना की गई, तब गांधी जी का विश्वास ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति डामाडोल हुआ, क्योंकि उन्हें तब पता चला कि यह अंग्रेजों की कारोगाही का ही एक दल था। इस समय गांधी जी ने ब्रह्मचर्य की शपथ खाई ताकि वे भविष्य में पूर्ण रूप से भारतीयों की समस्याओं पर अपना ध्यान लगा सकें। इस प्रकार आपने जाना कि किसी भी प्रकार के आत्म संयम से तथा इंद्रियों पर काबू पाकर ही मानवता की सेवा अबाध रूप से की जा सकती है। साधारण पारिवारिक जीवन यापन कर पाने में अधिकांश समय व शक्ति कुछ कम लोगों को जुटा पाने में खर्च हो जाता है। सितंबर 1906 में सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिसके अनुसार सारे भारतीय पुरुष और नारी तथा 8 साल से ऊपर के बच्चों की उंगलियों की छाप दर्ज की गई। एक महासभा में गांधी जी ने कसम खाई कि वे ऐसे कानून का पालन करने के स्थान पर मृत्यु को गले लगाना अधिक पसंद करेंगे। अपने इस अभियान में ही इन्होंने सत्याग्रह का नारा बुलंद किया। यही अंत में जाकर गांधी जी का जीवन दर्शन बना। सत्य आग्रह अर्थात सच्चाई का दामन पकड़े रहना। इस प्रकार के आंदोलन से गांधी जी सक्रिय रूप से मैदान में उतर आए। अपने इस अभियान के दौरान गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा जी एवं अन्य कई स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें कठिन सजा सुनाई गई। महात्मा गांधी के लिए सत्याग्रह तथा अहिंसावादी अभियान एक नागरिक अराजकता तथा युद्ध में कोई अंतर नहीं था। आपको विश्वास था कि अन्यायी सरकार के राज्य में जेल ही एक ऐसा स्थान है जहां न्यायी व्यक्ति को होना चाहिए। इसी साल 1909 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज लिखी, जिसका तात्पर्य भारत के अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने से है। ये पुस्तक आपके समाज और सामाजिक जीवन का सार है। इसमें आपने स्पष्ट रूप से भौतिक संपत्ति का अवमूल्यन किया है। आपने विदेशी संस्कृति की त्रुटियों की ओर जनजीवन का ध्यान आकर्षित किया तथा चेतावनी दी कि भारतवासी इनका अनुकरण न करें। 1910 में आपने एक और संस्था की स्थापना की, जिसमें आत्म संयम के अनेक प्रयोगों पर बल दिया गया। आत्म संयम, परवरिश, भोजन व्यवस्था तथा अन्य नैतिक, धार्मिक एवं आर्थिक तत्वों के पालन के नियम बनाए गए। इस गांव का नाम आपने टॉल्स्टॉय फार्म रखा। ये फार्म योहानिसबर्ग से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर था। गांधी जी और उनके साथियों को ये फार्म यहूदी शिल्पी हेरमान कालेनबख ने उपहार में दिया था। कालेनबख स्वयं भी इस फार्म पर रहा करते थे। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के निवास के दौरान इन दोनों में मित्रता हो गई और दोनों ने ही कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इसी समय ट्रांसवाल की सरकार ने नया कानून पास किया, जिसके मुताबिक हिंदू, मुसलमान और पारसियों के विवाह को गैर कानूनी माना गया, जिन्होंने भारतीय पद्धति से विवाह किया था। सिर्फ अंग्रेजी राज्य के रजिस्ट्रेशन को वैध माना जाने लगा। इस समय भारतीयों में विद्रोह की आग भड़क उठी। नए कानून का विरोध किया गया। जगह जगह पर हड़तालों का आयोजन किया गया, जिसका असर उत्पादन पर पड़ा। कस्तूरबा गांधी को सत्याग्रहियों की नेता के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनको 3 महीने की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई। 6 नवंबर 1913 को गांधी जी ने 2000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ ट्रांसवाल की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा का उद्देश्य नाटाल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालना था। इसके अलावा नए कानून की समाप्ति एवं प्रति व्यक्ति 3 पाउंड की कर वसूली का विरोध करना था। इन सबको गैर कानूनी जुलूस निकालने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। अनेकानेक समझौता वार्ताओं के बाद हिंदुस्तानियों के नागरिक अधिकार अभियान की जीत हुई। गांधी जी और उनके साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इनकी सारी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। 20 साल अफ्रीका आवास के बाद गांधी जी अपने परिवार, कुछ मित्रों सहित भारत वापस आए। 1915 में भारत लौटने के बाद भी अन्याय के प्रति अपना युद्ध गांधी जी ने जारी रखा। यहां आपका हार्दिक स्वागत किया गया,
क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में इनके कार्यकलापों के समाचार भारतवासी सुना करते थे और इनसे सहमत भी थे। गांधी जी का स्वागत महात्मा के रूप में किया गया, जिसका तात्पर्य महान आत्मा से था। ये उपाधि आपके पास आजीवन रही, हालांकि आपने स्वयं कभी इसका उपयोग नहीं किया। हाँ, बर्दाश्त अवश्य किया। सर्वप्रथम 1 साल के लिए गांधी जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया, जिससे वो पूरे देश की यात्रा कर सकें और भारत को समझ पाएं। आपने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर की। 2 साल बाद 1917 में महामारी के कारण उन्हें एक निकटवर्ती स्थान पर आश्रम को ले जाना पड़ा। यहां पर गांधी जी ने अपना ध्यान अछूतों की समस्याओं पर केंद्रित किया। आप इन्हें हरिजन यानी भगवान के लोग बुलाया करते थे। इन्होंने एक हरिजन परिवार को अपने आश्रम में आश्रय प्रदान किया। परिणाम स्वरूप आपके कुछ मित्रों और साथियों ने आश्रम को त्याग दिया। यहां तक कि आपके परिवार के कुछ सदस्य भी अन्य आश्रमवासियों के साथ आश्रम से निकल गए। गांधी जी के इस व्यवहार का विरोध करने का उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। सत्याग्रह के अपने पहले अभियान में महात्मा गांधी ने उत्तर प्रदेश के बिहार प्रांत के किसानों के दमन का विरोध किया। आपने स्वयं उनकी परिस्थितियों को देखा, समझा और इस पर संशोधन कार्य किया। परिणाम स्वरूप पता चला कि बिहार के किसानों से अंग्रेज जबरदस्ती सस्ते दामों में नील का उत्पादन करवाते थे। इसके अलावा इनसे लगान भी वसूल करते थे। किसान भूखों मरने लगे। सरकार ने जब गांधी से इस प्रांत से निकल जाने के लिए कहा तो आपने साफ मना कर दिया। जनता के हित में इस विषय पर और अधिक शोध करने का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। न्यायालय में आपने तर्क उपस्थित किया कि अपने इस काम से वो सरकार का ना तो अपमान करना चाहते हैं और ना ही विरोध, बल्कि उस ईश्वरीय शक्ति का कानून मानना चाहते हैं जहां मनुष्य के प्रति न्याय किया जाता है। आपने अपना काम जारी रखा और शीघ्र ही एक रिपोर्ट तैयार की। परिणाम स्वरूप किसानों पर लगाया जाने वाला लगान कम कर दिया गया और उनसे जबरदस्ती नील की खेती भी नहीं करवाई गई। इसके बाद के 2 अभियानों में गांधी जी को सफलता मिली कि अहमदाबाद में जुलाहों और कपड़ा मिल के कर्मचारियों की परिस्थितियों में सुधार हो। अहमदाबाद के निकट खेड़ा नामक स्थान में किसानों की परिस्थिति में भी सुधार हुआ। ये किसान सूखा पड़ जाने के कारण लगान नहीं भर पा रहे थे। इस अभियान में गांधी जी को उपास की महत्ता का ज्ञान हुआ। दुश्मन पर दबाव डालने के लिए नहीं, बल्कि आत्म संतुलन, आत्मज्ञान के लिए, अंतरात्मा के प्रक्षालन के लिए तथा उन मजदूरों का साथ देने के लिए जो भूखे रहते थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारतवासियों को आशा बंधी कि नागरिक स्वतंत्रता का प्रचलन यहां भी होगा, क्योंकि युद्ध के दौरान नागरिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। किंतु जब 1919 में युद्ध के समय लगाई गई पाबंदियों की अवधि बढ़ा दी गई तो जनता में अराजकता फैलनी शुरू हो गई। गांधी जी ने भारत बंद यानी समस्त भारत में हड़ताल का ऐलान कर दिया। आप चाहते थे कि लोग ये दिन पूजा, उपवास और आत्मचिंतन में बिताएं। यह सार्वजनिक हड़ताल प्रथम चरण था भविष्य की गतिविधियों के लिए। बहुत बड़ी संख्या में जनसमूह ने इसमें भाग लिया। इन्होंने शपथ ग्रहण की कि हम अहिंसा का पालन करेंगे तथा व्यक्तियों को और उनकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सारा व्यवसाय और व्यापार ठप हो गया। जहां तहां अराजकता फैलने लगी। अनगिनत लोगों को बंदी बना लिया गया और इनको सजा सुनाई गई। लोगों के संगठित होने पर सभाओं पर पाबंदी लगा दी गई। इसी समय उत्तर प्रदेश के अमृतसर नगर में जब 2000 लोग अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की सेना ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के इन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलाबारी में 400 लोग मारे गए और लगभग इससे 3 गुने लोग घायल हुए। परिणाम स्वरूप कई एक स्थानों पर जनता पर संक्रामक हमले हुए, जिससे विद्रोह की आग और भड़क उठी। गांधी जी को अपनी हिमालय पहाड़ जैसी भूल का ज्ञान हुआ। आपने जाना कि अभी सविनय प्रतिकार का समय परिपक्व नहीं हुआ है और उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
इस प्रकार आपने सारे देश में सत्याग्रह के आंदोलन को बंद करवा दिया। अपनी साप्ताहिक पत्रिका नवजीवन एवं यंग इंडिया द्वारा आपने सबसे पहले अपने उद्देश्यों और उसको पा सकने के मार्गों से अवगत करवाया। तत्पश्चात 1920 में अंग्रेजों की खिलाफत का अभियान चलाया। वाइसराय के नाम से लिखे गए एक पत्र में आप कहते हैं कि ऐसी सरकार के प्रति श्रद्धा या सम्मति संभव नहीं है जो एक के बाद एक गलत कार्यों में रत हो, जिससे वो अपने अनैतिक कार्यकलापों पर पर्दा डाल सके। गांधी जी ने अपना सम्मान सूचक पदक जो उन्हें दक्षिण अफ्रीका के कामों के लिए प्रदान किया गया था, लौटा दिया। आपने अपने देश के नागरिकों को ललकारा कि वे विदेशी वस्त्र, विदेशी वस्तुओं और अंग्रेजी स्कूलों और नौकरियों का बहिष्कार करें। अपने वस्त्रों के स्वतः निर्माण पर आपने जोर डाला। इस प्रकार सन 1920 में आपने आजीवन खादी पहनने का प्रण किया और हाथ से काते हुए सूत और हाथ से ही बुने हुए वस्त्रों को धारण किया। शीघ्र ही कपड़ों के रूप में आपने एकमात्र खादी की लुंगी को स्वीकारा। गरीब देशवासियों के सामने वो ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि उनमें और गरीबों में कोई अंतर नहीं है, सभी भारतवासी समान हैं। अंग्रेजी वस्त्रों से मुक्ति पाने के लिए सारे देश में चरखे का वितरण प्रारंभ किया। सन 1921 में सार्वजनिक रूप से मुंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, जिसमें 1,50,000 विदेशी वस्त्र जले। गांधी जी ने चरखे को भारत का पवित्र प्रतीक चिन्ह करार किया। भारतीय नेशनल कांग्रेस ने इसे आजादी के झंडे पर प्रतीक स्वरूप स्थापित किया। इसे स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक माना जाने लगा, जिसे गांधी जी और उनके साथी राजनैतिक स्वतंत्रता के रूप में भी मानते थे। सन 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां विद्यार्थियों को स्वतंत्रता का सबक सिखाया जा सके और इनमें आत्मविश्वास पैदा हो। अहिंसात्मक आंदोलन तथा सरकार विरोधी गतिविधियों में अक्सर जनता की सरकार से मुठभेड़ हुई, जिसका जवाब अंग्रेजों ने दमन से दिया। लोगों को जेलों में डाल दिया गया। चौरी चौरा में प्रदर्शनकर्ताओं पर पुलिस ने अत्याचार किया। इसके एवज में भीड़ ने 21 पुलिस वालों की हत्या कर डाली। इस कांड के प्रतिकार में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रुकवा दिया और प्रायश्चित के रूप में 5 दिन तक उपवास किया। आपको जनता को भड़काने और अराजकता फैलाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश राज्य की खिलाफत का दोषारोपण किया गया और इन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। अस्वस्थता के कारण गांधी जी को फरवरी 1924 में सजा की अवधि पूर्ण होने से पहले ही रिहा कर दिया गया। आपको अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करवाना पड़ा। स्वास्थ्य लाभ कर आपने जाना कि भारत की जनता अभी अहिंसावादी आंदोलन के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। इसलिए आपने अपना ध्यान चरखे और दलित वर्ग के उद्धार की ओर लगाया। हालांकि गांधी जी का प्रमुख विरोध ब्रिटिश साम्राज्य से था, आप भारतीय समाज के सुधार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहे। समाज में होने वाले अन्याय को मिटाना आपने आवश्यक समझा। अछूतों की समस्या को गांधी जी भारतीय समाज का कलंक मानते थे। किसी को भी अछूत मानना पाप है, इसीलिए उन्होंने इन्हें हरिजन के नाम से संबोधित किया। आपकी कोशिशों के परिणाम स्वरूप हरिजनों का मंदिरों में प्रवेश संभव हो पाया और चुनावों में मत दे सकने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। अत्याचार का विरोध आप अपने कर्मचारियों के व्यवहार में भी नहीं करते रहे। सन 1928 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के उग्रवादी युवा वर्ग, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की गिनती भी की जाती थी, ने स्वराज्य की मांग की, चाहे फिर अंग्रेजों पर अत्याचार ही क्यों न करना पड़े। इन्होंने स्वतंत्र भारत में स्वराज्य और संविधान की एक योजना भी तैयार की थी। तब गांधी जी ने एक समझौता करवाया कि अंग्रेजों को 1 वर्ष का समय दिया जाए, जिसमें वो हमारी मांगें पूरी करें और भारत को धीरे धीरे स्वतंत्रता प्रदान करें।
अंग्रेजों की अपनी कुछ और ही योजना थी, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानियों की मांगों को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार जनवरी 1930 में भारतीय नेशनल कांग्रेस ने एक स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार विश्व विदित सविनय प्रतिकार प्रारंभ हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह सबसे महत्वपूर्ण चरण था। इसके बाद नमक कानून का खंडन। गांधी जी इस समय अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर थे। आपको पता था कि हिंदुस्तानियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इसलिए मार्च 1930 में आपने शपथ खाई कि आप अपने अहमदाबाद के आश्रम में तब तक नहीं लौटेंगे जब तक भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 स्वयंसेवकों के साथ नमक सत्याग्रह का शुभारंभ किया। यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण कार्य था। नमक कानून को तोड़ना और अंग्रेजों से उसे पूरी आजादी दिलाना आपने अपने देश के नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक समझा। अपनी इस यात्रा के दौरान गांधी जी जिस गांव में भी रुके, अपने भाषणों में कहा कि भारतीय समाज का सुधार कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों की शादी पर उसी प्रकार पाबंदी लगाई जानी चाहिए जिस प्रकार शराब पर लगाई जाती है। आपने चरखे के महत्व को समझाया, गांव की सफाई पर बल दिया, छूत अछूत का भेदभाव मिटाया जाए और धार्मिक सहिष्णुता अपनाई जाए। गांधी जी ने अपनी मांगों को एक ठोस कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि अगर उस पर अमल किया गया तभी सर्वोदय की प्राप्ति हो सकती है। हर एक का कल्याण इसी प्रकार संभव हो सकता है। प्रतिदिन गांधी जी और उनके साथी 15 किलोमीटर पैदल चलते थे। 5 अप्रैल 1930 को जब आप दांडी पहुंचे तो सारी दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी। देश के लोगों में अशांति फैल रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था कि वे गांधी जी की मांगों को स्वीकार करेंगे। उन्होंने बात को तब तक बढ़ने दिया जब एक दिन गांधी जी ने प्रातः स्नान के बाद हिंद महासागर के एक मुट्ठी नमक को उठाकर अंग्रेजों के कानून को भंग कर दिया। नमक पर इनका एकाधिपत्य समाप्त हो गया। सारे देश में आग की सी ज्वाला भड़क उठी। सारे समुद्र तटों पर दृढ़ विश्वास के साथ किंतु नम्रतापूर्वक नमक बनने लगा। साधारण साधनों से सफाई के बाद उसे बेचा गया। औरतों ने इस अभियान में एक विशेष भूमिका निभाई। निर्णय की इस घड़ी में बहुत सारी महिलाएं घर की चारदीवारी छोड़कर बाहर आ गईं और इस संघर्ष में सक्रिय हिस्सा लिया। गांधी जी इस बारे में कहते हैं कि अहिंसा के इस युद्ध में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कहीं अधिक होना चाहिए। औरतों को अबला कहना उनका अपमान करना है। पुरुष वर्ग इस प्रकार औरतों के साथ अन्याय करता है। अगर अहिंसा ही हमारा परमो धर्म है तो भविष्य महिलाओं के हाथ में ही होगा। जनता इस अभियान में एकजुट हो गई। पुलिस ने हजारों को गिरफ्तार किया। लगभग 60,000 राजनैतिक कैदियों से जेल भर गए। इस बार जनता ने शांति का पालन किया। गांधी जी को भी कैद कर लिया गया। फिर भी इस अभियान को आगे चलाने के लिए 2500 सत्याग्रहियों ने नमक के कारखाने धारासना में धरना दिया। अन्य स्थानों की तरह यहां भी शांतिपूर्वक विरोध करने वालों का मारपीट से दमन किया गया। इसमें कई लोग घायल हुए और कई मारे गए। सरकार ने अपनी दमन नीति जारी रखी। हर मोर्चे का जवाब अंग्रेजों ने हिंसात्मक बल प्रयोग से दिया। हर नए बल प्रयोग से यह अवसर भी मिला कि इसकी अवहेलना की जाए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और शराबों की दुकानों के बाहर धरना देने को और तूल मिल गया। किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। सारे भारतवर्ष में विद्रोह की आग भड़क उठी। कई एक स्थानों पर कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंदुस्तान ने एक महान जेल का रूप धारण कर लिया। इन परिस्थितियों ने जनता के मनोबल को बढ़ाया और शक्ति प्रदान की कि वो अपना अभियान जारी रखें। 26 जनवरी 1931 को जब गांधी जी को जेल से रिहा किया गया तो वो दिन था जिसकी घोषणा गांधी जी ने आज से 1 साल पहले स्वतंत्र भारत के लिए की थी। मैं भी आजादी की तमन्ना रखता हूं
अगर इसे शांतिपूर्वक प्राप्त किया जा सके तो। भारत के वायसराय श्रीमान लॉर्ड इरविन से कई वार्तालापों के बाद मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन इसमें आजादी का कोई जिक्र नहीं था। नमक बनाने और नमक बेचने की अनुमति मगर भारतवासियों को मिल गई। परिणाम स्वरूप नमक सत्याग्रह के सारे बंदियों को रिहा कर दिया गया। इस प्रकार सविनय प्रतिकार के अभियान को रोक दिया गया और नई समझौता वार्ताओं की भूमिका बन पाई। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वैध प्रतिनिधि के रूप में कुछ अन्य अधिकारियों के साथ सितंबर 1931 को लंदन आमंत्रित किए गए। इस कॉन्फ्रेंस में निर्णय लेना था कि भारतीय वस्त्रों को इंग्लैंड में निर्यात करने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे समाप्त किया जाए। इसके अलावा किसानों को उनकी जब्त की हुई जमीन को लौटा दिया जाए। एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके अनुसार धर्म और शासकीय शक्तियों के बीच संघर्ष न हो। भारत की जनता आस लगाए बैठी थी कि इस समझौता वार्ता में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एसएस राजपुताना जहाज पर अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान भी गांधी जी अपने हिस्से का सूत स्वयं काटते थे और यदाकदा भाषण भी देते थे, जिसमें अहिंसा द्वारा आजादी प्राप्त करने की चर्चा होती थी। लंदन में आप किंग्सले हॉल में रुके, जहां ऐसी संस्थाओं का अड्डा था जो पूर्वी लंदन में गरीबों के तबके में समाज सेवा का काम करते थे। तमाम लोग गांधी जी का स्वागत करने के लिए यहां एकत्रित हो गए। I am thankful that I got this opportunity of being surrounded by these happy children and seeing the homes of the poor. मैं इस अवसर को पाने का बहुत आभारी हूं। मैं प्रसन्न बच्चों से मिल पाया और मुझे गरीबों की कुटिया को देखने का मौका मिला। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने अपने विचार बड़े ही स्पष्ट रूप से सभा के सामने प्रस्तुत किए। फिर भी इन्हें भारत की स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। इस प्रकार भारतवासियों की दृष्टि में यह मिलन परिणाम रहित ही रहा। गांधी जी ने अपने इंग्लैंड आवास का उपयोग भारत की जनता के प्रति सहानुभूति अर्जित करने के लिए भी किया, जिसमें उन्हें बहुत बड़ी हद तक सफलता भी मिली। जब गांधी जी से यह प्रश्न किया गया कि वे अंग्रेज राजा के दरबार में दिए गए स्वागत समारोह में इतने कम कपड़े पहनकर क्यों गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि राजा जी ने दोनों के लिए काफी कपड़े पहन रखे थे। चार्ली चैपलिन गांधी जी से हुई मुलाकात से इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना स्वरूप एक फिल्म की पटकथा लिखी और उसका शीर्षक आधुनिक समय यानी मॉडर्न टाइम रखा। गांधी जी की लंदन से विदाई उत्साहवर्धक थी। They were the result of the mission that brought me to London. I know that I shall carry with me the pleasantest memories of my stay in the midst of the poor people of East London. मैं चाहे जिस आशा के साथ लंदन आया हूं, मैं जानता हूं कि पूर्वी लंदन के गरीबों और मजदूरों के बीच रह पाने की बहुत अच्छी यादें लेकर मैं वापस लौट रहा हूं। अपने वापसी के रास्ते में गांधी जी फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली भी गए। पोप ने गांधी जी के सही वस्त्रों को नहीं धारण करने के कारण उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इटली के तानाशाह मुसोलिनी की भी मुलाकात के बारे में गांधी जी ने कहा कि उसका चेहरा विकृत और नियत खराब दिखती थी। उसकी आंखें बहुत चंचल थीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भारतवासियों को संतोष नहीं हुआ। विद्रोह की आग भड़कने की फिर से संभावना थी। इसलिए डर के मारे अंग्रेजों ने 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को खतरनाक देशद्रोही के रूप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अनिश्चित अवधि के लिए पूना की यरवदा जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों का शक सही निकला। इसके अलावा गांधी जी भी चाहते थे कि कम से कम कुछ समय के लिए देश में शांति स्थापित हो जाए। मगर अंग्रेजों ने एक बार फिर डिवाइड एंड रूल की राजनीति का प्रदर्शन करने के लिए नया कानून बनाया। तो गांधी जी के लिए आवश्यक हो गया कि वे इस मामले में दखलंदाजी करें। अछूत वर्ग हिंदुओं से अलग मतदान करते थे। गांधी जी को यह सुनकर बहुत पश्चाताप हुआ कि उच्च वर्ग के हिंदू भी इस निर्णय से सहमत थे। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल कार्यप्रणाली को समाप्त करने के लिए और हिंदुओं के जातिवाद का अंत करने के लिए
एवं हरिजनों को समाज में बराबर का स्थान दे पाने के लिए 20 सितंबर 1932 में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। एक स्वतंत्र कमेटी ने जब निर्णय सुनाया कि भारत के सभी नागरिक एक ही स्थान पर मतदान करेंगे और अछूतों की सामाजिक परिस्थितियों में सुधार किया जाएगा, तब जाकर कहीं 6 दिन के बाद आपने उपवास तोड़ा। जेल से नवंबर 1933 में अपनी रिहाई के बाद गांधी जी ने कई महीनों तक सारे हिंदुस्तान की हरिजन यात्रा की। इसके द्वारा आपने अपने देशवासियों को यह समझाने का प्रयत्न किया कि भारत की स्वतंत्रता तभी संभव है जब वो छूत अछूत के श्राप से मुक्त हो जाए। इस प्रकार अछूतों को कई मंदिरों में प्रवेश मिला और वे हिंदुओं के कुएं से पानी भी भर पाए। गांधी जी के दल के कई साथी आपकी अहिंसा की नीति से निराश हो चुके थे। उन्हें लगता था कि आजाद हिंद का सितारा दिन प्रतिदिन दूर होता जा रहा है। गांधी जी ने अपने आप को राजनैतिक दंगल से हटा लिया और पूर्ण रूप से ग्राम विकास और दलित वर्ग की सेवा में जुट गए। नमक अभियान के बाद गांधी जी का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था, इसलिए लगभग भारत के मध्य में 1934 के अंत में एक नए आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद के आश्रम को समाप्त करके अपने साथियों और आश्रम निवासियों के साथ वर्धा में सत्याग्रह आश्रम बनाया। इस आश्रम का प्रमुख काम अनुसंधान करना था, जिससे ग्राम उद्योग को बढ़ावा मिले। ग्राम विकास और ग्राम उद्योग गांधी जी के लिए अति महत्वपूर्ण थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि गांव में उत्पन्न होने वाला कच्चा माल यहां के लोगों की योग्यता और मशीनों का उचित उपयोग हो। खाद्य सामग्री और कलपुर्जों के बारे में गांधी जी का कहना था कि भारत के गांव में धान हमेशा छीलकर और साफ करके खाया जाता है, किंतु अगर चावल को बिना छीले गेहूं को हाथ से पीसकर और दलिया खाया जाए तो यह न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि गांव में इससे कई लोगों को काम भी मिल सकता है। जहां काम कर सकने वाले हाथों की कमी हो, वहां अवश्य ही मशीन का प्रयोग करना चाहिए, किंतु जहां हाथ अधिक और काम कम हो तो मशीन एक अभिशाप है। भारतवर्ष में तब भी और आज भी हाथों की कमी नहीं है। कमी अगर है तो काम की। ग्राम विकास के लिए गांधी जी का कहना था कि हर गांव का अपना एक स्कूल होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पढ़ाई की व्यवस्था लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं थी, इसलिए गांधी जी ने स्कूलों में अध्यापन की एक ऐसी योजना बनाई जो भारतवासियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों पर खरी उतरती थी। स्कूलों की आर्थिक स्वतंत्रता के अलावा गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थियों की सूझबूझ और मनोबल को भी बढ़ावा दिया जाए। हस्तकाम की शिक्षा को वे अत्यंत आवश्यक समझते थे। नई तालीम की परियोजनाओं ने भारत की शिक्षा प्रणाली को बहुत प्रभावित किया है। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपने उस खास विद्यार्थी के रूप में चुना जो सत्याग्रही के रूप में इस युद्ध में हिस्सा लेने का विरोध करे। इससे पहले गांधी जी श्रीमान एडोल्फ हिटलर को एक पत्र लिख चुके थे, जिसमें युद्ध की विनाशकता की ओर ध्यान बटाते हुए आपने निवेदन किया था कि वो युद्ध को यहीं समाप्त कर दे। इस पत्र का उत्तर नहीं आया। हिंदुस्तान की नेशनल कांग्रेस ने नाजियों के अत्याचार का विरोध किया। इससे गांधी जी को एक नया अभियान प्रारंभ करने का मौका मिला। इस प्रकार एकांतक सविनय प्रतिकार का जन्म हुआ। गांधी जी स्वयं तो इस अभियान से बाहर रहे, आपने विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही होने की घोषणा की। इस प्रकार सार्वजनिक रूप से अंग्रेजों की ओर से युद्ध में हिस्सा लेने का विरोध उन्होंने किया। भावे को बंदी बना लिया गया और 3 महीने की कैद की सजा हो गई। इसके साथ ही अनेक और लोगों ने भी इस युद्ध विरोधी अभियान में हिस्सा लिया, जिसका दायरा बढ़ता चला गया। अंग्रेजों ने जब सत्याग्रह की प्रगति के समाचारों को छापने पर पाबंदी लगा दी, तो गांधी जी ने अपना समाचार पत्र छपवाना भी बंद करवा दिया और कहा कि प्रत्येक सत्याग्रही अपने आप में एक समाचार है। अपनी सतत मांग की वापसी के बिना कि भारत में स्वराज्य आना चाहिए, आपने हड़तालों और जुलूसों को रोक दिया, क्योंकि अब तक 20 लाख लोग गिरफ्तार हो चुके थे।
देश में बढ़ते हुए तनावों के कारण यह आशंका थी कि विद्रोह की आग से लोग आतंकवादी न हो जाएं। सन 1942 में अंग्रेजी युद्ध मंत्रालय ने एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा ताकि वो युद्ध की समाप्ति पर भारत की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श कर सकें। उस समय के सारे राजनैतिक दलों और नेताओं ने इनके सुझावों से इनकार कर दिया क्योंकि इनकी शर्तों को स्वीकार करना असंभव था। इस प्रकार स्वतंत्र भारत का सपना फिर से साकार होते होते समाप्त हो गया और आजादी की आशा फिर और दूर होती चली गई। युद्ध के दौरान जापान के आक्रमण का खतरा पैदा हुआ और गांधी जी के दिमाग में क्विट इंडिया, भारत छोड़ो के अभियान ने जन्म लिया। नेशनल कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की 7 अगस्त 1942 की मुंबई में ही की जाने वाली एक सभा में भारत छोड़ो के विचार को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। फिर भी अंग्रेजों पर निर्भर होने के कारण अपना पक्ष कमजोर ही रहा। गांधी जी ने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य का अब अंत होना चाहिए। एक बहुत लंबे भाषण में उन्होंने आदरपूर्वक अंग्रेजों से भारत से चले जाने को कहा। अपने साथियों को यह नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। समाचारों पर पाबंदी के होते हुए भी यह नारा आग की तरह सारे देश में फैल गया। जगह जगह दंगे फसाद होने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और उसके सदस्यों को बंदी बना लिया गया। गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा जी और उनके सचिव महादेव देसाई तथा उनकी अंग्रेज सहकारिणी मडलेन स्लेड, जिन्हें गांधी जी मीराबेन बुलाया करते थे, को गिरफ्तार कर लिया गया और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के पूना की जेल में बंद कर दिया गया। 2 साल के कारावास की अवधि में महादेव देसाई और कस्तूरबा जी का देहांत हो गया। अपनी धर्मपत्नी के स्वर्गवास पर गांधी जी ने कहा कि बा के बिना जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मई सन 1944 में जेल से छूटने के बाद गांधी जी फिर से यहां आए। शारीरिक और मानसिक रूप से भी गांधी जी अब बहुत थक गए थे। इसलिए समुद्र के किनारे की सैर और प्रार्थना से अपनी शक्ति जुटाने का प्रयत्न किया। उनकी इन गतिविधियों में हजारों लोग भागीदार रहे। अगस्त 1945 में जब हिरोशिमा पर बम फेंका गया तो गांधी जी बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहना पड़ा कि इस दुनिया में अब भयंकर परिवर्तन आ गया है। क्या मैं अहिंसा और सत्य के मार्ग पर अब भी अविचलित रह सकता हूं? क्या एटम बम ने इसे विस्फोट में नहीं उड़ा दिया है? जी नहीं। इससे प्रमाणित हो गया कि दुनिया में अहिंसा और सत्य ही सर्वाधिक शक्तिमान हैं। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से भिन्न हैं। एक आत्मिक और धार्मिक है तो दूसरी भौतिक एवं शारीरिक। पहली शक्ति दूसरी पर इसलिए हावी है क्योंकि वो सतत है, अंतहीन है। इस पर स्वाभाविक अंकुश है। मानसिक शक्ति में निरंतर उन्नति की संभावना है। अगर मनोबल का सही प्रयोग किया जाए तो उसे इस संसार में कोई भी शक्ति जीत नहीं सकती। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और ब्रिटिश साम्राज्य भी डावाडोल हो रहा था। मार्च 1946 में अंग्रेजी सरकार का एक दल भारत आया। इसका उद्देश्य समझौता वार्ता से था तथा भारत को किन शर्तों पर स्वतंत्र किया जाए। इनके सुझावों से भारतीय नेशनल कांग्रेस तो सहमत थी, किंतु मुस्लिम लीग को इससे संतोष नहीं हुआ, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने इसका विरोध करने का निर्णय लिया, बिना किसी कारण या उद्देश्य के विरोध दिवस की घोषणा कर दी। कलकत्ता में परिणाम स्वरूप हत्या और आगजनी की भयंकर घटनाएं हुईं। कम से कम 4000 हिंदुओं की हत्या की गई और 15,000 से अधिक लोग घायल हुए। हिंदुओं की बदले की प्रतिक्रिया के कारण सारे देश में अराजकता फैल गई। युद्धात्मक परिस्थितियां पैदा हो गईं, जिसमें जनसंहार, आगजनी, बलात्कार, लूटपाट, धार्मिक स्थलों का अपमान, पाप सभी कुछ शामिल था। गांधी जी स्वयं उस दुर्घटना स्थल पर पहुंचे जहां की स्थिति सबसे भयंकर थी और फिर से उपवास द्वारा हिंदू और मुसलमानों को बाध्य किया कि वे हथियार डाल दें और आत्मसमर्पण कर दें।
कई महीनों की पद यात्रा द्वारा गांधी जी प्रयत्नशील रहे ताकि फिर से शांति की स्थापना हो सके और लोग आपस में समझौता कर लें। इस शांति यात्रा को आपने अपने जीवन की कठिनतम और पेचीदा यात्रा करार दिया। रास्ते में वे लोगों को दिलासा दिलाते रहे, उनका साहस बढ़ाते रहे और उन लोगों को चेतावनी देते रहे जो उन भीषण दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे। उनसे उन्होंने पाप के प्रायश्चित का निवेदन किया और कहा कि उनके द्वारा जो तोड़फोड़ हुई है उसकी वे स्वयं मरम्मत करें तथा फिर से एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहें। गांधी जी ने बुद्ध भगवान के उन वचनों की याद दिलाई जो उन्होंने आज से 2500 वर्ष पहले एक शाश्वत नियम के रूप में कहे थे कि हिंसा का मुकाबला हिंसा से नहीं किया जा सकता, घृणा को केवल प्यार से जीता जा सकता है। जनहिंसा को समाप्त करने के लिए गांधी जी और मुसलमानों के नेता जिन्ना ने मिलकर एक सुझाव प्रस्तुत किया, जिसमें हाल ही में हुई दुर्घटनाओं के बारे में कहा गया कि यह भारत के नाम पर एक कलंक है, इसलिए हमेशा के लिए राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का प्रयोग वर्जित है। एक प्रार्थना सभा में गांधी जी ने इस बात पर बल दिया कि सारे धर्म एक समान हैं और कहा, मैं सत्य रूपी धर्म में विश्वास रखता हूं जिसका उल्लेख विश्व के सभी धर्मों में है। इस प्रकार कहीं जाकर वे देश में पुनः शांति स्थापित कर पाए। भारत का हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजन, जहां एक ओर हिंदू और दूसरी ओर मुसलमान हों, उनके लिए एक समस्या बनी हुई थी, क्योंकि अपने जीवन के कर्मों की सफलता आप इसमें देखना चाहते हैं कि भारत एकजुट होकर आजाद हो। हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई मगर बढ़ती चली जा रही थी। उनके दल के अभिन्न साथी भी अंत में इस बात पर राजी हो गए कि वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के सुझाव के मुताबिक देश को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। गांधी जी ने इसे एक दुखद दुर्घटना का नाम दिया। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को एक राष्ट्र का पुनर्जन्म हुआ जो 100 साल से निद्रामग्न था और जिसने एक बहुत लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घोषित स्वतंत्रता को सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. गांधी जी ने इस दिन को एकांतवास में प्रार्थना करते हुए और उपवास रखकर बिताया। उनकी इस उदासी का कारण भी था क्योंकि आजादी की खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। शीघ्र ही कई स्थानों पर अशांति फैल गई। अल्पसंख्यक वर्ग पर दुराचार और अत्याचार होने लगा। हिंदुओं को मुसलमानों का पाकिस्तान त्यागना पड़ा और मुसलमानों को हिंदुओं का हिंदुस्तान। इस जन समुदाय के पलायन में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को अपना निवास स्थान बदलना पड़ा। सारे देश में हत्याकांड हुए जिसमें 5 लाख लोग मारे गए, मौत के घाट उतार दिए गए। जब गांधी जी के शब्दों का हिंदू मुस्लिम दंगों पर कोई असर नहीं हुआ, तब सितंबर 1947 को गांधी जी ने कलकत्ते में पुनः उपवास करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा दंगे हुए थे। जब तक पुनः शांति स्थापित नहीं हो जाती, वो उपासे रहेंगे। गांधी जी को सफलता मिली। कलकत्ते में 4 ही दिन में पुनः शांति की स्थापना हो गई। कुछ क्रांतिकारियों ने आत्मसमर्पण किया और अपने हथियार गांधी जी के सामने डाल दिए। कलकत्ते से गांधी जी ने दिल्ली की यात्रा की और जब वहां भी हिंदू मुस्लिम दंगे फिर शुरू हो गए तो गांधी जी ने यहां भी 12 जनवरी 1948 को उपवास शुरू किया। उनको लगा कि अब वे अकेले रह गए हैं और उनके जीवन का उद्देश्य समाप्त हो रहा है। तब उन्होंने कहा, मृत्यु ही अब मेरा उद्धार कर सकती है। हिंदुस्तान की तबाही एक असहाय व्यक्ति की तरह देखते रहने से तो कहीं अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं हमेशा यही प्रार्थना करता रहूंगा कि मैं अपने दुश्मन से भी कभी घृणा ना करूं, तब भी नहीं अगर मैं किसी आतंकवादी की गोली का शिकार बनकर मारा जाऊं। मेरे होठों पर तब भी भगवान का नाम हो।
5 दिनों के बाद गांधी जी ने नई दिल्ली के बिरला भवन में अपना व्रत समाप्त किया। झगड़ा फसाद बंद हो गया। भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब अल्पसंख्यक लोगों पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। लगातार उपवास करने के कारण गांधी जी कमजोर हो गए थे। अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे नई शक्ति जुटाने में लग गए। बिरला भवन में संध्या की प्रार्थना में बागीचे में हजारों लोग आया करते थे। इन्हीं को संबोधित करते हुए जब वे भाषण दे रहे थे तो 20 जनवरी 1948 को एक हिंदू शरणार्थी के लगाए हुए बम का विस्फोट हुआ। यह बम तकरीबन गांधी जी के कदमों में फटा, मगर कोई भी घायल नहीं हुआ। गांधी जी टस से मस नहीं हुए और एकत्रित भीड़ से निवेदन किया कि वे उन्हें शांतिपूर्वक सुने। आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा? सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। इसके बाद भी अपने आसपास सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति से उन्होंने इनकार कर दिया और क्रांतिकारी को क्षमा प्रदान की। गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता की आलोचना करते थे और कांग्रेस पार्टी की खामियों पर प्रकाश डालने से भी नहीं हिचकिचाते थे। इस कांग्रेस दल का जन्म राष्ट्रीय कांग्रेस दल से ही हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ में कांग्रेस ही एकमात्र शासकीय पार्टी थी जिससे गांधी जी को यह आश्वासन नहीं मिल पा रहा था कि यह अहिंसा की नीति पर कायम रह पाएगी। घूसखोरी का खतरा भी था। अपने एक सुझाव पत्र में उन्होंने पार्टी के परिवेश में बदलाव की मांग की। पार्टी को समाप्त करके शांति की स्थापना और कामों के लिए लोगों को एकजुट होना चाहिए। यह अपने आप को दलबंदी और शक्ति प्रयोग की नीति से अलग रखे तथा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में सक्रिय हों, गांव में काम करें। गांधी जी की इस राजनीतिक विरासत को कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया। शुक्रवार 30 जनवरी 1948 की शाम को 5 बजे गांधी जी 2 कन्याओं का सहारा लिए हुए बिरला हाउस के बगीचे की प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे, जहां 500 लोग एकत्रित थे। नाथूराम गोडसे ने आप पर 3 गोलियां चलाईं। गांधी जी हे राम का उच्चारण करते हुए स्वर्गवासी हुए। हत्यारे को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ महीनों के बाद एक सनसनीखेज मुकदमे में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। कांपती आवाज में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere, and I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. हमारे जीवन से रोशनी ने विदा ले ली है और अब चारों तरफ अंधकार है। हमारे प्यारे मार्गदर्शक बापूजी, जो पिता समान थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। ये दिया अब बुझ गया। मैं ये कहता हूं, किंतु शायद ये मेरी भूल है। ये रोशनी साधारण रोशनी नहीं है। इस रोशनी ने हमारे देश को कई वर्षों तक प्रकाश प्रदान किया है। यह भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करेगी। गांधी जी के शव को पहले बिरला भवन के कमरे में, फिर उसकी छत पर रखवाया गया। इसके दूसरे दिन 31 जनवरी को 5 घंटे इसे जनसमूह के दर्शनार्थ दिल्ली शहर में घुमाया गया। यमुना नदी के तट पर गांधी जी के शव को हिंदू प्रथा के अनुसार चंदन की चिता पर जलाया गया। गांधी जी की हत्या से समस्त विश्व को सदमा पहुंचा। सकते की हालत में ही शांति के इस दूत से सबने विदा ली। 13 दिन के बाद गांधी जी की अस्थियों के कलश को एक विशेष रेल द्वारा इलाहाबाद लाया गया, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इस त्रिवेणी संगम पर गांधी जी के पुत्रों ने राख को विसर्जित किया। जहां अमीर गरीब, राजा भिखारी, पापी और पवित्र आत्माएं
समान हो जाती हैं। गांधी जी इस पापी दुनिया में सहिष्णुता, अहिंसा और विश्वास के देवता थे। उनकी मानसिक शक्ति ही उनकी शांति का शस्त्र था। उन्होंने अहिंसा की जिस नीति को अपनाया और जिया, वो आज भी देश की सीमाओं के परे तक जिंदा है और जिंदा रहेगी।